So what do you mean by the Gauss's theorem? इसको हम Gauss's law भी कहते हैं. So according to this theorem, the total electric flux over the closed surface in vacuum is 1 over epsilon 0 times the total charge contained inside that surface. So that means actually we have the electric flux. We denote electric flux by phi. ठीक है, let's take it as subscript E. So it is electric flux phi E, and according to the definition of electric flux, this is equal to surface integral. ठीक है, it is surface integral of electric field over a small unit area ds, for example. ठीक है, so this is the definition of what we call as electric flux. So we are taking the surface integral here s. So this will be equal to, according to Gauss's theorem, this is equal to 1 by epsilon 0 times the charge enclosed by the surface. तो क्या मतलब है इस चीज़ का, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक सम चार्ज q, फॉर एग्जाम्पल हियर लेट दिस बी चार्ज q. ओके, एंड दिस चार्ज q जो है इसके सराउंडिंग में, इसके इर्द गिर्द हम एक सरफेस ड्रा करेंगे. ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैं एक स्फेरिकल सरफेस ड्रा कर रहा हूँ, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि ये स्फेरिकली हो. इट कैन बी ऑफ एनी शेप, एनी रफ शेप. कोई ज़रूरत नहीं है कि हम स्फेरिकल सरफेस ही चूज़ करें, लेकिन मैं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द सिंप्लीफिकेशन पर्पज. ठीक है, आई वांट बेसिकली टू डिराइव दिस रिलेशन गॉसेस थ्योरम phi इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट. मुझे इसको डिराइव करना है. ठीक है, तो हाउ आई विल अराइव एट दिस इक्वेशन? तो उसके लिए हमें क्या करना है? आई विल टेक सम चार्ज q फॉर एग्जांपल, एंड दिस चार्ज q आई हैव प्लेस्ड एट सेंटर. लेट द सेंटर बी O. So I have placed this charge q at the center of a spherical surface. और जो spherical surface है, this is basically an imaginary surface and we call it as Gaussian surface. ठीक है, we call this surface as Gaussian surface. It is just an imaginary surface. It is not a real surface. ठीक है, तो एक स्फेरिकल सरफेस मैंने, इमेजिनरी सरफेस मैंने ड्रा की है अराउंड दिस चार्ज q, और जो चार्ज q है दिस इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर. ठीक, एंड लेट आई टेक सम पॉइंट p फॉर एग्जांपल हियर. पॉइंट p इज हियर एंड दिस पॉइंट p इट इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, एंड दिस r विल बिकम द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ओके, तो इस पॉइंट P पे इस चार्ज Q की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनटू द पॉइंट चार्ज Q located at center. So we know that expression, the electric field due to a point charge E, this is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by distance. Distance इनके बीच कितना है? R. So R square है ना. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ओके, सो इफ आई टेक इट, represent it in the form of vector, then I will write E vector will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by R square. then मुझे यहाँ पर एक मल्टीपल करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर R cap. and what is this unit vector? This unit vector, it is a वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन OP है ना. सो ये इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मैंने ड्रा किया हुआ है R कैप. ओके, एंड यू नो R कैप इट इज़ अ यूनिट वेक्टर, इट इज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी. तो इसको मल्टीपल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट विल जस्ट गिव मी द डायरेक्शन ऑफ E. इस पॉइंट पे जो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी. सो दिस R बेसिकली गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and at this point P it is radially outwards as can be seen from this figure. Okay, so in vector form I have written this electric field to a point charge. now हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P के इर्द गिर्द हम छोटा सा एक एरिया एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा एरिया लेते हैं हम. ठीक है, एंड लेट दिस एरिया बी, सिंस इट इज अ स्मॉल एरिया, सो आई विल राइट इट ds. Okay, let this area be ds for example. now जो ये area होता है we call area element a small area. area element means a
small area but in vector form. We take this area element as a vector and we represent it as ds vector. ओके हम एरिया एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन द वेक्टर फॉर्म ds वेक्टर. एंड क्योंकि हम जानते हैं एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर. ठीक है, कोई भी वेक्टर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास वेक्टर ए है, every vector is represented by the magnitude of vector multiplied by its unit vector a cap. तो यही यहाँ पर अप्लाई करेंगे. दिस ds vector will be equal to its magnitude, that is ds, it is magnitude ds है, और इस पे एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, that is n cap. तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो वेक्टर, ये जो स्मॉल एरिया ds है, इस पे मैं एक आउटवर्ड नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ, दैट इज n कैप. ओके, दिस इज n कैप. सो दिस n कैप इज बेसिकली कॉल्ड नॉर्मल, राइट, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. सो दिस n कैप इज नॉर्मल. तो इस नॉर्मल की वजह से ही ये जो मेरा एरिया है इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, सो दिस n इज अ नॉर्मल टू दिस एरिया, है ना. तो ये नॉर्मल है, एरिया का नॉर्मल है, ये है, इसका मैग्नीट्यूड ये है. सो दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, एंड मल्टीप्लाइंग टू वी गेट द वेक्टर इटसेल्फ. सो ds वेक्टर इज इक्वल ds इनटू इट्स यूनिट वेक्टर n कैप. ओके, नाउ we know electric flux. Okay, electric flux that we known as electric flux is basically the surface integral of E dot ds. ठीक है, तो ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हुई है. अब क्योंकि हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा. यू नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग सम एरिया, राइट. सो यहाँ पर एरिया मेरे पास ds है, तो इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस हो जाएंगी, एंड दैट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया. क्योंकि वो एरिया बहुत कम है, इसका मतलब ये है कि जो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा दैट विल बी स्मॉल. सो आई विल कॉल इट स्मॉल d phi e. ओके, so this is small electric flux which is crossing through this area ds. So according to definition, this electric flux we know it will be equal to electric field dot area ds. ठीक है, एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओवर दिस एरिया एलिमेंट, इनका डॉट प्रोडक्ट किया है मैंने, तो दिस वी गिव मी द स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू सम एरिया ds. ठीक है, तो ये डॉट इसलिए आता है यहाँ पर क्योंकि वो बेसिकली जो डेफिनेशन है ना, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू सम एरिया ds. ठीक है, तो इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर आता है. सो d phi इज कॉल्ड e डॉट ds. ठीक, और आई कैन राइट d phi e, the small electric flux will be equal to, now what is E? E is the electric field at point P here. ठीक है, और उसको मैंने लिखा है यहाँ पर is called this. ठीक है, लेकिन चूंकि अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना होता, ठीक है, तो देन आई विल टेक इक्वेशन फर्स्ट. लेकिन यहाँ पर चूंकि वेक्टर हैं, ई वेक्टर हैं, तो सो आई विल टेक इक्वेशन सेकंड. इट विल बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू r कैप. ठीक है, एंड फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर है ds. व्हाट इज ds इक्वल टू, ds कैन बी रिटन n इनटू ds. सो आई विल राइट n वेक्टर, n यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ds. ओके, फ्रॉम दिस डेफिनेशन. सो दिस इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, और आई कैन राइट d phi e, दिस स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, इट इज q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. यहाँ पर जो ये r डॉट n है, r डॉट n, r भी यूनिट वेक्टर है, n भी यूनिट वेक्टर है, दोनों की जो डायरेक्शन है आउटवर्ड से सेम डायरेक्शन है, उनके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 0. सो r डॉट n को हम अगर ऐसे लिखेंगे, यू नो द फॉर्मूला a डॉट b इज इक्वल टू magnitude of a magnitude of b into cos of theta, where this theta is the angle between the directions of a and b. ठीक है, और यही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. व्हाट विल बी r डॉट n, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ n इंटू इनके बीच का एंगल, क्योंकि इनके बीच का एंगल यहाँ पर देख लीजिए आप 0 है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो इट इज cos 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1, और इनका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इट इज 1.1 दैट इज इक्वल टू 1. सो r डॉट n विल बी इक्वल टू सिंपली 1. ठीक है, इन केस द एंगल इज 0, तो यहाँ पर एंगल 0 है, तो सो दिस r डॉट n विल रिड्यूस टू 1. ओके, तो यहाँ पर रह गया सिंपली ds.
सो डी फाई इज कट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू डी। ठीक है, लेट मी टेक दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 3। अब क्योंकि मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस होल सरफेस, इस पूरे सरफेस, क्योंकि मैंने अभी स्फेरिकल सरफेस लिया है फॉर सिंप्लीफिकेशन, तो इस पूरे सरफेस का जो सरफेस एरिया है लेट दैट बी एस। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो मैंने फ्लक्स निकाला ये मैंने निकाला इस छोटे वाले एलिमेंट से, छोटे वाले एरिया एलिमेंट से। ठीक है, अगर इस एरिया एलिमेंट को मैं रिपीट करूंगा, पूरे सरफेस पे रिपीट करूंगा इस छोटे वाले एरिया एलिमेंट को, देन आई विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस होल स्फीयर, है ना। आई विल रिपीट दिस स्मॉल एरिया ओवर द होल सरफेस। ठीक है, तो व्हाट आई विल गेट सिंपली द सरफेस एरिया ऑफ दिस होल स्फीयर। ठीक है, सो रिपीटिंग, बाय रिपीटिंग व्हाट आई एक्चुअली मीन टू से, बाय रिपीटिंग आई मीन टू से आई विल इंटीग्रेट, I will just integrate this small area element over the small area element, and what I will get the overall surface area of this sphere. ठीक है, तो अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन हाउ आई कैन सी व्हाट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यू नो डी फाई के बजाय मैं ई डॉट डी एस भी लिख सकता हूँ, है ना। तो आई कैन राइट डी फाई के बजाय आई विल राइट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी फाई इज बेसिकली इक्वल यू नो दिस इक्वल टू ई डॉट डी एस, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस। ठीक है, अब क्योंकि मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो मैं कैसे करूँगा, आई विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूँगा। तो इंटीग्रेट का मतलब ही हुआ है कि आई विल रिपीट दिस स्मॉल एरिया ओवर द होल सरफेस, सो दैट आई विल गेट द ओवरऑल सरफेस एरिया, और इस ओवरऑल सरफेस एरिया में कितना फ्लक्स, कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस होती हैं, दैट इज द ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो जस्ट इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, सो आई विल इंटीग्रल डी फाई that will be integral of E dot ds. Okay, so it is to be mentioned here, it is surface integral, it's not a line integral, so it is a surface integral, so I will write a closed surface here. Okay, so it is a surface integral of E dot ds, and this is what integral of this, so integral of 1/4 pi epsilon naught q divided by r square, okay, q divided by r square into ds. ठीक है, तो मैंने सिंपली इस पे इंटीग्रेट किया हुआ है। ओके, और आई कैन राइट, ये जो इंटीग्रल ऑफ डी फाई है इसमें क्या निकलेगा, मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ओके, सो दैट विल बी इक्वल, यहाँ पर देखिए क्यू है, क्यू इज कॉन्स्टेंट, राइट, क्यू इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, और ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है, और ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, सो इट इज कांस्टेंट। सो टेक आउट, तो उनको मैं बाहर ही निकालूंगा, सो आई विल राइट इंटीग्रल ऑफ इज द सरफेस इंटीग्रल ओनली डी एस। ठीक है, तो बाकी जो भी क्वांटिटीज हैं मैंने उनको बाहर निकाला हुआ है, बिकॉज दिस आर सिंपली कांस्टेंट क्वांटिटीज। ठीक है, सो मेरा ये एक्सप्रेशन निकला, और आई कैन राइट फाई ई, ठीक है, आई कैन राइट फाई E will be equal to, आप देख लीजिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस ऐसे रख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ना व्हाट इज दिस इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। इसी का मतलब हुआ, जब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब यही हुआ है कि ये जो डी एस है इसको आप रिपीट कर लेंगे पूरे सरफेस पे, तो जब पूरे सरफेस पे इसको रिपीट कर लेंगे, व्हाट आई विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। सो इंटीग्रल ऑफ डी एस इज सिंपली total surface area of a sphere, and you know the surface area of a sphere is 4 pi r square, where r is the radius of the sphere. Okay, so यहाँ पर r square कैंसिल हो जाएगा, 4 by 4 भी कैंसिल हो जाएगा, you will simply get q divided by epsilon naught. ठीक है, so finally what I got is phi e is equal to surface integral of E dot ds, and that is equal to q divided by epsilon naught. This is the Gauss's theorem. ठीक है, सो दिस इज फाइनली द गॉसेस थ्योरम, और यही वो चीज़ है जो हमें डिराइव करनी थी। सो व्हाट एक्चुअली इज गॉसेस थ्योरम देन, गॉस थ्योरम यही सिखाती है हमें कि अगर हमारे पास कोई चार्ज हो, और वो चार्ज अगर वो किसी सरफेस के अंदर हो, क्लोजर सरफेस के अंदर हो, तो उस क्लोजर सरफेस के थ्रू उस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन, दैट इज इक्वल सिंपली क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
उसमें कितनी चार्ज है डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ओके, जिस मीडियम, यहाँ पर चूंकि मैंने एप्सिलॉन नॉट का जिक्र किया है तो इस वक्त मैंने जो मीडियम लिया हुआ है, दैट इज इस चार्ज के इर्द गिर्द जो मीडियम है दैट इज वैक्यूम, है ना, इसलिए मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। तो इफ I will take some another medium, so in that case my phi E electric flux will be equal to Q divided by K epsilon naught। so ये उस केस में होगा जहाँ पर मैं वैक्यूम के बजाय कोई और मीडियम लूँगा, ठीक है, तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा फॉर एग्जांपल, देन मेरा जो एक्सप्रेशन है 5E विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको K से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिड्यूस हो जाएंगी अगर वैक्यूम के बजाय कोई और मीडियम लूँगा मैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो उस सरफेस जो मैंने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाई होगी उसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा वो कम होगा, ठीक है, और कितना कम होगा बाय द फैक्टर ऑफ के, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिवाइड करना पड़ता है उस केस में। सो फाइनली गॉसेस थ्योरम हमें क्या सिखाती है, ये हमें सिंपली ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर आपके पास कोई चार्ज है उस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होता है, ठीक है, उस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं वो, वी टेक सिंपली गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी क्लोजर सरफेस अराउंड दैट चार्ज, है ना, ये स्फेरिकल भी हो सकती है, ये किसी और शेप की भी हो सकती है, ठीक है, इट कैन बी सिलेंड्रिकल, इट कैन बी एनी शेप, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो उस क्लोजर सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्रॉस होगा या कितनी इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फील्ड्स क्रॉस होंगी, ठीक है, that is given by this Gauss's theorem, and according to this Gauss theorem that electric field or electric flux crossing through that surface will be equal to charge enclosure Q divided by epsilon naught, the permittivity of this medium. Okay, so this is what is actually meant by the Gauss's theorem, ठीक है। So I hope you understood.